नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। सभी की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट पर होगी। जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी, ईडी को आज कोर्ट में जमानत पर जवाब देना है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी केस में जमानत से जुड़े मामलों में आज सुनवाई होगी। तो शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज ये सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर यह सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, का कुछ ताजा अपडेट है? आज सभी की नजरें होंगी राउज एवेन्यू कोर्ट पर कि आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या नहीं। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया मामले में लगातार मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक सुनवाई हो रही है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो कई बार राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, चाहे सीबीआई वाले मामले में बात करें या ईडी वाले मामले में बात करें। लगातार सीबीआई और ईडी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की ओर से भी दलीलें दी जा रही हैं कि वो निर्दोष है और जो भी सीबीआई और ईडी को दस्तावेज बरामद करने थे वो ईडी और सीबीआई बरामद कर चुकी है। चूंकि आज जो है, आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से आज चूंकि ईडी को जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दाखिल करना है कि अब तक ईडी ने क्या कुछ मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है और इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन लोगों के से आमना सामना कराया गया है, क्या वो प्रमुख बिंदु है और क्या और भी समय ईडी को चाहिए कि मनीष सिसोदिया से वो पूछताछ करे, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया। आप देखिए, करीब 9 मार्च के आसपास ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज जब सुनवाई होगी तो मनीष सिसोदिया की ओर से भी कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो रखा जाएगा कि किस तरीके से लंबी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। क्योंकि पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो जो ईडी वाले मामले में अगर हम बात करें तो ईडी ने साफ तौर पे कहा था कि मनीष सिसोदिया से कई अहम जो पूछताछ है वो करने हैं, क्योंकि और भी जो आरोपी है उनसे आमना सामना कराना है और कराया भी गया है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से लगातार यही दलीलें दी जा रही है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य का जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वो दिल्ली के एक माने जाने नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा कद रखते हैं और ऐसे में उनकी छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है और पूछताछ जो है वो उनके आवाज़ पर भी हो सकती है या और भी साधन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ हो सकती है। और सबसे बड़ा दलील यही दिया जा रहा है कि चूंकि अन्य जो आरोपी हैं इस मामले में उन्हें कहीं ना कहीं जमानत मिल चुकी है, ऐसे मनीष सिसोदिया को जानबूझकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा के तहत इन्हें परेशान किया जा रहा है और केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। तो निश्चित रूप से आज अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या कुछ कोर्ट को बताती है, कितनी जो पूछताछ है वो हुई है और इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में बताएगी। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि अभी भी वो न्यायिक हिरासत में कुछ दिनों तक है, तो निश्चित रूप से अभी मुश्किलें जो है वो मनीष सिसोदिया की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो जरूर होने जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में। ठीक है पीयूष, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और तमाम खबरों पर लेंगे। इसके साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद में अब आज सीबीआई दफ्तर में तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में पूछताछ होगी तेजस्वी यादव से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ होगी तेजस्वी यादव से। आज सीबीआई के तमाम सवालों के जवाब देते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की लगातार बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन वहां से भी राहत तेजस्वी यादव को नहीं मिली। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे
संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, लैंड्स फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बिहार तक इसकी जांच की आंच कहीं न कहीं पहुंची हुई थी। आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई, उनकी पत्नी से पूछताछ हुई। इसके अलावा उनकी करीबी अबू दुजाना से बिहार में जाकर पूछताछ करती हैं एजेंसियाँ। आज की अगर हम बात करें तो आज भी सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बुलाया है। संभवतः करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से भी उस मामले में पूछताछ की जा सकती है कि तेजस्वी यादव को इस पूरे प्रकरण में कितनी जानकारी है, क्या कुछ वो जानते हैं। लैंड्स फॉर जॉब का जो मामला है, जो आरोप है, वो कथित तौर पर जो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर या उनके करीबियों पर लगाया गया है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से क्रमशः जांच चली, क्रमशः कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद एक बार पहले भी जो तेजस्वी यादव हैं उनको सीबीआई ने बुलाया था। हालांकि उस समय तेजस्वी यादव की जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये हवाला दिया गया और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे सीबीआई दफ्तर नहीं पहुँच सके। आज कहीं ना कहीं वो सीबीआई दफ्तर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अनुमति मांगी थी और शायद वो अनुमति नहीं मिली है। तो आज फिजिकली रूप से तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो वो सीबीआई दफ्तर पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ देर का और इंतजार करना होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब इस तरीके की पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, तब ऐन मौके पर पता चला कि तेजस्वी यादव इस पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो उन्होंने सीबीआई से वक्त मांगा है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें बुलाया गया है। इससे पहले अगर तेजस्वी यादव की ओर से कोई जवाब दिया जाता है तो देखना होगा, लेकिन आज संभवतः तेजस्वी यादव इस जांच में शामिल हो सकते हैं और सीबीआई के सवालों का जवाब दे सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं 10 के एजेंडे में, जहां दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो देखना होगा कि राहुल गांधी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ बातें रखेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तो तानाशाही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी चला रही है और साथ ही संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तो सदस्यता भी रद्द हो चुकी है उनकी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आज क्या कुछ अहम बातें कहते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। अगली खबर प्रयागराज से उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़कर इन दोनों महिलाओं ने हिस्सा लिया था। शाइस्ता परवीन की 2 वीडियो वायरल हुई थी। दोनों वीडियो में दोनों महिलाएं शाइस्ता के साथ नजर आई थी। शाइस्ता परवीन के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। तो अब जो शाइस्ता परवीन की नजदीकी ये दोनों महिलाएं हैं, फिलहाल अब इन दोनों को पकड़ा है और इनसे पूछताछ की जाएगी। शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित है और शाइस्ता परवीन की जो करीबी 2 महिलाएं हैं उनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है और अब आगे उनसे पूछताछ होगी। शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारियां ली जाएंगी। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ये दोनों महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई थी और शायद 2 वीडियो भी वायरल हुई थी और दोनों वीडियो में ये दोनों महिलाएं सीधे तौर पर नजर आ रही थी। और अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आजम खान के परिवार के हलफनामे की जांच शुरू हुई है। फिर से शुरू हुई आजम परिवार के हलफनामे की जांच। आयकर विभाग ने शुरू की है हलफनामे की जांच, जहां आजम बेटे अब्दुल्ला के हलफनामे में गड़बड़ी मिली थी। विधानसभा चुनाव में दाखिल किए गए थे हलफनामे और आजम की पत्नी तंजीन के बैंक खातों में भी गड़बड़ी मिली। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आजम परिवार के हलफनामे की जो जांच है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने शुरू की है हलफनामे की जांच। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
आजम खान बेटे अब्दुल्ला खान के हलफनामे में गड़बड़ियां मिली थी, जिसके बाद अब दोबारा से इस हलफनामे की जांच की जाएगी। विधानसभा चुनाव में ये हलफनामे दाखिल किए गए थे। अगली खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। करीब 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के साथ ही अन्य तमाम जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। सरकार की जो अभी तक की तमाम उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को इस पुस्तिका के जरिए दिखाया जाएगा और ये पुस्तिका अन्य जिलों में भी भेजी जाएगी। एक साल का जो कार्यकाल रहा, दूसरे कार्यकाल का पहला साल कैसा रहा और पहले साल में क्या कुछ उपलब्धियां योगी सरकार की रही हैं, उसके बारे में तमाम जानकारियां देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। तय लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यों की भी सीएम योगी आदित्यनाथ जानकारी देंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज करीब 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मथुरा की, जहां पर वृंदावन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की अनदेखी से कहीं ना कहीं ये पूरा अवैध निर्माण हो रहा है। एमवीडीए के अधिकारी नोटिस देकर अब सिर्फ दायित्व से तीसरी करें, मतलब सिर्फ दायित्व निभा रहे हैं, बाकी और कुछ खास काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रशासन की अनदेखी के कारण ही चारों तरफ अवैध निर्माण मथुरा वृंदावन में हो रहा है। पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर भी जगह जगह बिना नक्शा पास कराए ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर मौजूद हैं। रमण रेती पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही पद्मिनी आश्रम बना है। पद्मिनी आश्रम की अगर बात करें तो 4 मंजिला इमारत बनकर ये खड़ी हो गई है। रिहायशी मकान का नक्शा पास हुआ था, जिसमें सिर्फ 6 कमरे थे, लेकिन बेसमेंट और पार्किंग सहित अब 3 दर्जन से ज्यादा कमरों का आलीशान ये गेस्ट हाउस बनकर तैयार है। नगरीय क्षेत्र में और आवासीय भवन के लिए आरक्षित भूखंड में और व्यावसायिक रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए और यदि विकास प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। यदि किसी नगरीय क्षेत्र में और आवासीय भवन के लिए आरक्षित भूखंड में और व्यावसायिक रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए और यदि विकास प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। यदि और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष जी, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, मथुरा वृंदावन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, नक्शा पास कराया जाता है रिहायशी इमारत का और वहां पर आश्रम बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसको होटल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके की कई सारी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई है। देखिए कृतिका, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं इसका दिखाने का मकसद केवल यही है कि जो धार्मिक नगरी है मथुरा वृंदावन, वहाँ किस तरह से ये खेल हो रहा है और इसका परत दर परत हम खुलासा जल्दी न्यूज वन इंडिया करेगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है रिहायशी मकानों का नक्शा पास होता है, एनडीडीए उसको अप्रूव भी करता है, जिसमें बेसमेंट की कहीं कोई बात नहीं होती है। उसके अलावा उसको कॉमर्शियल में बदल दिया जाता है, उसमें बेसमेंट बना दिया जाता है, उसमें कमरे बना दिए जाते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी उसमें चालू होती है। अब बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये जो आश्रम बने हुए हैं, ये 5 स्टार गेस्ट हाउसों की फैसिलिटी है, वहां पर जो 5 स्टार होटल होते हैं उसकी फैसिलिटी गेस्ट हाउस की होती है, और लेकिन नाम होते हैं उनके आश्रम पर, क्योंकि आश्रम को टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स बहुत कम होता है। तो इस तरह का खेल वृंदावन में ये काफी दिनों से चल रहा है और जो बिल्डर जो है वो इसमें काफी मात्रा में इस तरह का काम करते हैं कि उसको फैसिलिटी होती है गेस्ट हाउस की और आश्रम दिखाते हैं और टैक्स को बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स की चोरी है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है
और यदि इस तरह की बात करें तो इस तरह के कई आश्रम ऐसे बने हुए हैं और जल्दी हम इस तरह का खुलासा करेंगे कि जैसे सरकारी जमीन है, जो गोचारण भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर किस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, किस तरह से वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किस तरह से वहां पे मकान बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि कोई भी सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गौचारण भूमि पर और जो ग्राम समाज की भूमि है, किस तरह से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, किस तरह से ये खेल चल रहा है, किस तरह से आश्रम के नाम पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, 5 स्टार फैसिलिटी है और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या इस मामले में किसी बड़े अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या उनकी नजर में ये पूरी सारी चीजें हैं? देखिए, यदि बात करें एमबीडीए की, जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, उसके जो अधिकारियों से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने वो यही कहा और यही कह के वो केवल अपनी काम की इतिश्री कर लेते हैं कि हमने इसमें नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस हमने दिखाया भी है, इसमें नोटिस भी जारी हुआ है। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद में भी कब वो नोटिस जारी हुआ और उसमें 3 दिन का समय था कि इसको आप या तो बताएं नहीं तो इसको ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी इतने दिन बीतने के बाद, इतने महीने बीतने के बाद में भी अधिकारी जो है चुप बैठे हुए हैं। जब आपने नोटिस उसको जारी किया तो लीगली वो गलत है। जब भी आप नोटिस जारी कर रहे हैं जब वो गलत है, जब गलत है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो यही खबर दिखाने का हमारा मकसद है। किस तरह से अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं और ये खेल धड़ाधड़ जो है वृंदावन में चल रहा है। सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं पल्लैया लगाया जा रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, जो सरकार नहीं चाहती है, वो अधिकारियों के शय पर जो है कब्जे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। वहीं नवरात्र के पावन पर्व पर रुद्रपुर में स्थित कोटही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां मां के दर्शन व पूजन के लिए आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ऐसी मान्यता है कि मां को याद कर जो भी मन्नतें मांगता है उसकी सभी मुरादें मां अवश्य पूरी करती हैं। गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे में स्थित मां कोटही का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर पर बड़ी से बड़ी लोगों ने पूजा आराधना की और सिर से शीर्ष नेतृत्व पहुंचे। लोगों का मानना है कि इसी मंदिर पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने पूजा आराधना की और उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली। पूजा किए, अर्चन किए, बंधन किए, नमन किए। वह यहाँ तो सदियों से पूजा अर्चन बंधन चला रहा है। माँ कोटही का मंदिर प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था है। आस्था पूरे क्षेत्र का है। पूरे परिसर में उनके हमेशा श्रद्धालु लोग आकर के अपना नमन वंदन पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत सारे लाभ हैं। प्राचीन स्थान है और राम घराना का एक तरह से माता जी कुल देवी हैं। जितने लोग इस क्षेत्र के यहाँ आते हैं उनसे आशीर्वाद लेके आज दुनिया के कोने कोने में अपना परचम लहराए हैं। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान 3 पैदा हुए जो माँ कोटही का नाम लेकर के मंच पर चढ़ते थे और विजय का पताका फहराते थे। यहीं से आदरणीय शिवप्रताप जी, जिनका ये सामने घर है, 3 पुश्त से तो यहाँ निवास कर रहे हैं। मंदिर जंगली मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। माता जी कृपा ऐसी महिमा है कि क्षेत्र में सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह बासंती नवरात्र है, इसमें लोग आकर के अपनी कामना पूरा करने के लिए माता जी से विनती करते हैं, मानते हैं, मन्नत मानते हैं, सारी कामना पूर्ण हो जाती है उनकी। हमारे गांव की कुलदेवी वो है और गांव के आसपास के लोग भी उनको अपनी कुलदेवी ही मानते हैं और इस नाते आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं गोरखपुर से आकर के माता को प्रणाम किया, समाधिनाथ जी को प्रणाम किया और इधर आकर के फिर काली माता को प्रणाम किया। इससे हमारी पूरी परिक्रमा हो गई। स्थान जो है बहुत सिद्ध पीठ है यहाँ का। ये आज से नहीं, बहुत अनाद काल का प्राचीन मंदिर है और यहाँ से जो लोगों ने दर्शन किया, उनके भक्त हुए, वो उच्च शिखर पर पहुँचे। जिसका आपको बता दें कि बरमदेव पहलवान जब भी उस माँ कोटही के चरण नवा के जाते थे, जहाँ भी लड़ते थे कुश्ती, वहाँ विजय हासिल करके आते थे। उसी स्थान पर आज देख लीजिए कि हमारे शिव प्रताप शुक्ल जी
इसी माटी के हैं, माँ के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, इनकी श्रद्धा अटूट है वहाँ। देश में श्रद्धा और भक्ति के पीठों में से एक देवी पाटन मंदिर का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जहां भक्त जनों का मानना है कि नवरात्र में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मां पाटेश्वरी का दर्शन और पूजन करता है, उनकी मनोकामना मां अवश्य पूरी करती हैं। हम इसमें बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील के देवी पाटन मंदिर पर हैं। ये मंदिर इसलिए मुख्य है क्योंकि इसके संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये माँ पाटेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पर माता का 22 स्कंद पट सहित गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम पाटेश्वरी माता पड़ा। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है, राज्य स्तरीय मेले का आयोजन होता है जो 1 महीने चलता है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपना सच्ची आस्था लेकर आता है, उसकी जो भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, माता से अपनी इच्छा पूरी करने की विनती करते हैं। हम लोग यहाँ पे साल में 2-3 बार आते रहते हैं। बहुत अच्छी मंदिर है, माता जी का दर्शन होता है। आज पहले दिन हम व्रत है, 9 दिन का व्रत भी है हम लोग, और दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। साफ सफाई की व्यवस्था? हाँ, बहुत अच्छी साफ सफाई है। कोई असुविधा तो नहीं? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। और यहाँ सिक्योरिटी से लेके जितने भी फोर्स हैं सब लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे का। बहुत अच्छे से सुलभ हो गया। और जहाँ तक रही साफ़ सफाई की बात, जब से हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ की देख रेख भी हो रही है, साफ़ सफाई भी हो रही है और मंदिरों पे स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग श्रद्धांजलि माता जी के स्थान पे अपना मान विनती सब पूरा करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम ललिया से आए हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हम हर साल आते हैं। यहाँ पे अच्छा लगता है, पूजा करते हैं, माता जी का दर्शन होता है। सफाई की व्यवस्था रहती है? बहुत बाकायदा हर चीज़ की व्यवस्था, कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई हमको। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर है, जहाँ माता जी का 22 स्कंद गिरा था पट के साथ में, और वो पाताल लोक तक गया था, तो इसीलिए पाटेश्वरी देवी नाम इनका पड़ा। इस प्रकार से जो है कि यहाँ की सुविधाएं जो है कि मुहैया कराई जाए। जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे उनकी मेडिकल की हो, बसों की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, चाहे जो भी उनको यहाँ सुविधा की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें जो है मंदिर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा जो है कि मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर पर आते हैं दर्शन के लिए, तो उन सभी को जो है एक सुविधाजनक जो है सुखद एहसास हो इस माई के दरबार में। हम इसमें बलरामपुर नवरात्रि के पावन पर्व पर मां विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों का तांता लगा है, जहां लोग दूर दूर से आकर मत्था टेक रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शक्ति रूपे संस्था नमस्तकई नमो नमः। हमारे साथ जुड़े हैं पंडित अगस्त महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से पूजा अर्चना किया जाता है। अगस्त जी। जय मां विंध्यवासिनी विंध्याचल धाम तीर्थ पुरोहित अगस्त द्विवेदी। आज परम सौभाग्य की बात है जो कि हर जगहों से आकर के यहाँ उपस्थित वहाँ संतित नवरात्र के शुभ अवसर पर जगत जननी मां विंध्यवासिनी के चरणों में मत्था टेक करके शीश झुका करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यह नवरात्र सर्वप्रद सर्वार्थ कार्य सिद्धि के लिए जगत जननी मां विंध्यवासिनी के चरणों में आकर के सारे भक्त वृंद नतमस्तक होकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे भी कहा गया है, चैत्रे शून्य तथा सारे माघे कार्य महोत्सव पूजा कार्य महाराजा प्रयत्नता। इसी प्रकार से वर्ष में जो 4 नवरात्र होते हैं, उसमें से वासंतिक नवरात्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिंदू नववर्ष आज के दिन ही प्रारंभ होता है। और बहुत उत्साह की बात यह है कि भगवती इस बार नाव पर सवार होकर के आई है। जिस प्रकार से केवट भगवान श्री राम को पार लगाया था, उसी प्रकार से हमारे सारे भक्तों का, दर्शनार्थियों का जो भी कष्ट होगा, उसी भावना की दृष्टि से भगवती के चरणों में नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमारे कष्टों का भी निवारण होगा। सर्वावादा विनिर्मितो धनधान्य सुतायुतो मनुष्य मत प्रसाद भविष्य में संशय। जगत जननी मां विंध्यवासिनी त्रैलोक्य जननी यहाँ पर विराजमान है और यहाँ सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सभी भक्त यहाँ पर आकर के उपस्थित अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
विंध्याचल धाम से हम मीडिया के माध्यम से देख रहे सारे भक्तों को हार्दिक शुभकामना वासंतिक नवरात्र को दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसकी पूजा अर्चना किया जाता है और कैसे पूजा किया जाता है, ये आप पंडित अगस्त द्विवेदी के द्वारा जाने। और हम बता दें कि जिला प्रशासन और प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई है। सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और आम दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन 10 के एजेंडे में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। बने रहिए हमारे साथ।